नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीवियस पेपर। ये जो प्रीवियस पेपर है ये डिस्कस करेंगे, पेपर 1 डिस्कस करेंगे और फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग जो है हम डिस्कस इसको करेंगे। थोड़ा थोड़ा डिटेल से भी देखेंगे ताकि कुछ भी लिंक कर पूछा जाता है तो वो आपको हेल्प मिल सके। और फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग फ़ायदा ये होगा कि कोई भी डाउट होगा वो भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है। सबसे पहली स्टेटमेंट में बोलते हैं कि सम्राट जहांगीर के कांगड़ा अभियान का उल्लेख उसकी आत्मकथा तुझू के जहांगीरी में जो है वो मिलता है या फिर वो महत्वपूर्ण स्रोत है। अगले में बोलते हैं नगरकोट किले की घेराबंदी तथा विजय का उल्लेख सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के समय के समकालीन तथा फारसी स्रोतों में मिलता है। तीसरे में बोलते हैं कि कांगड़ा किले की विस्तृत जानकारी हमें शास फतेह कांगड़ा में नहीं मिलती। चौथे में बोलते हैं पहाड़ों के शासकों को लगभग 200 वर्ष तक मुगल शासक अकबर की अधीनता, दमन तथा करद बनकर रहना पड़ा था। अगर हम बात करें कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है तो सबसे पहली स्टेटमेंट में देखेंगे तो सम्राट जहांगीर जो था उसका कांगड़ा का अभियान जो था उसमें जो है वो उसमें जो है वो कांगड़ा का जो अभियान उसके द्वारा किया गया था। तो वो मुख्य रूप से हमें देखने को मिलता है तुझू के जहांगीरी, जो कि जहांगीर की आत्मकथा है। जहांगीर की आत्मकथा से ये सब हमें जानने को मिल जाएगा। अगर हम जहांगीर की बात करते हैं कांगड़ा को लेकर तो जहांगीर के द्वारा कांगड़ा को विजिट किया गया था 1622 में। 1622 में इसने कांगड़ा को विजिट किया था और अपनी पत्नी नूरजहां के साथ जो था वो कांगड़ा को विजिट किया था। और ये जो है वो नूरपुर से होता हुआ भी गुजरा था। तो उस टाइम वहाँ के राजा जो था वो राजा जगत सिंह हुआ करते थे। राजा जगत सिंह ने जो था वो जहांगीर की जो पत्नी थी नूरजहां उसके सम्मान में जो था वो नूरपुर का नाम जो था वो रखा था। अदरवाइज नूरपुर का पहले नाम धमेरी जो था वो हुआ करता था। पहली स्टेटमेंट तो सही है। दूसरी स्टेटमेंट की बात करते हैं कि नगरकोट किले की घेराबंदी तथा विजय का उल्लेख सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के समय के समकालीन फारसी स्रोतों में मिलता है। बिल्कुल सही बात है। ये भी नगरकोट किले की जो घेराबंदी की गई थी उसका उल्लेख जो है वो देखने को मिलता है। अगर हम फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं कांगड़ा को लेकर तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में क्या क्वेश्चन जो है वो बनता है। देखिए फिरोज शाह तुगलक के बारे में आपने ध्यान रखना है कि इसने जो है वो कब कांगड़ा को जो है वो अपने अधीन किया था, कब कांगड़ा पर आक्रमण किया था। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1365 में जो था वो कांगड़ा के ऊपर अटैक किया गया था। उस टाइम कांगड़ा के राजा जो था वो कौन हुआ करते थे। तो 1365 में जब फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर अटैक किया था तो उस टाइम रूपचंद जो था वो यहाँ के राजा हुआ करते थे। आगे बोलते हैं कांगड़ा किले की विस्तृत जानकारी हमें शास फतेह कांगड़ा में नहीं मिलती। ये स्टेटमेंट जो है वो सही है कि ये स्टेटमेंट सही नहीं है कि कांगड़ा किले की जो विस्तृत जानकारी है वो हमें शास फतेह कांगड़ा में नहीं मिलती है। तो ये जो है वो रॉन्ग यहाँ पर दिया गया है। अगला चौथा स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे कि पहाड़ों के शासकों को लगभग 200 वर्षों तक मुगल शासक अकबर की अधीनता तथा करद बनकर रहना पड़ा था, तो ये भी सही बात है। अकबर ने काफ़ी कंट्रोल जो था वो हिली स्टेट्स पर जो था वो रखा था, पहाड़ी राज्यों पर रखा था। एक और बात यहाँ से ध्यान रखनी है कि अकबर जो है अलग अलग सैनिक को अपने अलग अलग सैनिक या अलग अलग सिपाही कह लीजिए उनके अध्यक्षता में जो था वो यहाँ पर अटैक करने के लिए भेजता रहता था। जैसे कि 1572 में अकबर के द्वारा जो था वो खान जहान हुसैन कुली खान की अध्यक्षता में जो था वो एक आर्मी भेजी गई थी और उस आर्मी ने जहाँ जहाँ पर विजय प्राप्त की थी वो एरिया दे दिया गया था बिरबल को जागीर के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इनमें से कौन सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है वो दिया गया है। देखिए बोलते हैं यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट है और उनका टेन्योर है। अगर हम चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की बात करते हैं तो जस्टिस VK मल्होत्रा जो था वो ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो हैं वो चीफ जस्टिस रह चुके हैं। और ये जो है वो चीफ जस्टिस इनका जो कार्यकाल बहुत ही छोटा रहा है। ये 15 जनवरी 1991 को बने थे और ये जो है वो 4 अगस्त 1991 तक जो था वो रहे थे। तो पहले का तो हो जाएगा, दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन सही, ये जो था वो इस तरह से रहे थे। अगर हम बात करते हैं जस्टिस मिसिज लीला सेठ के बारे में तो लीला सेठ भी जो है वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रही और पहली महिला चीफ जस्टिस जो था वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की ये थी। तो इनका कार्यकाल कब से कब तक जो था वो रहा था। तो इनका कार्यकाल आपने ध्यान रखना है कि इनका कार्यकाल 1991 में स्टार्ट होता है, 1992 तक चलता है। तो ये जो था वो 6 अगस्त 1991 को जो था वो बनी थी और 19 अक्टूबर 1992 तक जो था वो रही थी। मतलब
पहले वीके मल्होत्रा बनते हैं, वीके मल्होत्रा के बाद लीला सेठ जो है वो बन जाती हैं। तो बी का जो है वो तीसरे के साथ सही रूप से जो है वो कॉम्बिनेशन मैच हो जाएगा। जस्टिस भवानी सिंह की अगर हम बात करते हैं कि भवानी सिंह कब से लेकर कब तक रहे, तो भवानी सिंह का आपने ध्यान रखना है कि ये जो था वो 20 अक्टूबर 1992 को जो था वो बन गए थे। अब लीला सेठ जाती हैं तो भवानी सिंह जो है वो बन जाते हैं 20 अक्टूबर 1992 को, और ये जो है वो रहते हैं 22 जून 1993 तक, 22 जून 1993 तक ये बने रहते हैं। तो इनका कार्यकाल पहले के साथ जो है वो सही रूप से मैच हो जाएगा। और जस्टिस एस.के. सेठ की बात करते हैं, इनका पूरा नाम शशिकांत सेठ है। शशिकांत सेठ जो है वो कब बनते हैं, तो शशिकांत सेठ एग्जैक्टली भवानी सिंह के बाद जो है वो बनते हैं, यानी कि ये 23 जून 1993 को बन जाते हैं और 28 जून 1993 तक जो है वो रहते हैं। छोटा सा कार्यकाल इनका रहा, तो ये जो है वो इस तरह से बनते हैं, तो इनका चौथा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की, तो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1971 में इसकी स्थापना होती है। जो पहले चीफ जस्टिस इसके बनते हैं वो 25 जनवरी 1971 को बन जाते हैं और 9 दिसंबर 1971 तक रहते हैं, जिनका नाम M.H. बेग था। इनका नाम आपने ध्यान रखना है, जस्टिस M.H. बेग। और दूसरे जो चीफ जस्टिस बनते हैं वो 1972 में बनते हैं, 1972 से 1978 तक रहते हैं। 18 मार्च 1972 को एग्जैक्टली बने थे, 19 फरवरी 1978 तक रहे थे। R.S. पाठक जो था वो उनका नाम था। तो ये स्टार्टिंग के 2 याद रखने हैं, महिला चीफ जस्टिस ध्यान रखनी है। इस तरह से अगर छोटे छोटे पॉइंट याद करेंगे तो ऑब्वियसली क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बस ये था कि आपको किसी एक का पता होना चाहिए था। मान लो पहली महिला चीफ जस्टिस का पता होता है, लीला सेठ 1991 से 2 तक रही थी, तो आप एग्जैक्टली तीसरे के साथ मैच करते और खुद ही आंसर निकल कर इसका आ जाना था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ फ्लोरा स्पीसीज विच इज़ एंडेमिक टू हिमाचल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्टर्न हिमालयन फ्लोरा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं यहाँ पर कि हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली स्थानीय पेड़ पौधों की वनस्पतियाँ जो पश्चिमी हिमालय में भी पाई जाती हैं वो कितने प्रतिशत हैं? तो वो कितने प्रतिशत हैं? वो लगभग 95% है। हिमाचल प्रदेश में जो स्थानीय पेड़ पौधों की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं वो लगभग 95% ऐसी हैं जो कि पश्चिमी वेस्टर्न हिमालय में भी जो है वो पाई जाती हैं। तो तीसरे का जो है वो डी ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। पूछा गया तो एज सच पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, फ्रॉम अ सिस्मिक पॉइंट ऑफ व्यू हिमाचल प्रदेश इज कंसिडर्ड टू बी वेरी सेंसिटिव एज पर द सिस्मिक जोनिंग मैप ऑफ इंडिया कंटेन्ड इन IS 1893-1984 4th रिवीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो देखो सिस्मिक जोन्स में बांटा गया है। मैं कल परसों भी सिस्मिक जोन्स की बात कर रहा था, तो हिमाचल 4th और 5th में जो है वो आता है, 5th और 4th जोन में आता है। चौथे का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हम भूकंप की बात करते हैं तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो एक भारी भूकंप आया था, जहाँ पर कांगड़ा जिले में भारी तबाही जो है वो पहुंची थी जिससे। तो कांगड़ा अर्थक्वेक जो था वो कब आया था? ये 1905 में आया था। एग्जैक्टली एग्जामिनर क्या पूछेगा कि एग्जैक्टली कब आया था? तो 4 अप्रैल 1905 को जो था ये आया था। 4 अप्रैल 1905 को जो था ये भूकंप यहाँ पर आया था। जोन का तो आपने ध्यान रखना है, ये आसान सा क्वेश्चन था। आगे बोलते हैं, ड्यूरिंग 1952-56 हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली पास्ड एज मैनी एज 55 लेजिस्लेटिव मेजर्स covering a wide variety of progressive laws, which was the less progressive law aiming at socio-economic development entirely। तो बोलते हैं कि 1952 से 56 के मध्य हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने लगभग 55 वैधानिक कानूनों को पारित किया था, जिसमें कई प्रगतिशील कानून भी थे। निम्न वैधानिक कानूनों में से कानून को सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से कम प्रगतिशील माना जा सकता है। तो इनमें से वो आपको पता होना चाहिए कि 1952 से 56 तक जो हिमाचल प्रदेश में अलग अलग वैधानिक 55 वैधानिक कानून पारित किए गए थे। इनमें जो है बहुत सारे प्रगतिशील कानून भी थे, परंतु इनमें आपको बताना है कि सबसे कम जो प्रगतिशील माना जाता है वो किसको माना जाता है? तो वो माना जाता है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश लैंग्वेज बिल 1952 को। अब इस तरह के क्वेश्चन ना एक तुक्का कह लीजिए या यूं कह लीजिए, अगर ना आते हो तो छोड़ देने चाहिए एग्जाम में, क्योंकि ये क्वेश्चन देखो पूछा गया तो ऐसा अगले एग्जाम में भी पूछा जाएगा, अगर नहीं पूछा गया तो यहीं की यहीं बात खत्म हो जाएगी। तो ये हिमाचल प्रदेश लैंग्वेज बिल 1952 आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। होप करते हैं कि अगले एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाए और आपकी हेल्प हो जाए। आगे बोलते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट्स को अगर आप पढ़ेंगे ना तो आप आइडिया लगा लेंगे कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ठीक है, और इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है वो भी पता चल जाएगा। देखो श्रीखंड महादेव की जो स्टेटमेंट दी गई है उसको देखो। श्रीखंड महादेव बोलते हैं 18,626 फीट जो है
15-20 क्षेत्र की स्थित चोटी पर ये आता है, जहाँ पर शिव की सोने की आकृति, अरे नहीं, शिव की सोने की आकृति नहीं है यहाँ पर, बस इसको देखते तो आप सही कर देते कि ये जो है वो इनकरेक्ट यहाँ पर दिया गया है, गलत कथन जो है ये दिया गया है। बाकी आप बात करते हैं यहाँ पर चीनी गांव के, तो चीनी गांव के विपरीत कैलाश और खक्सर पर्वत का पवित्र स्वरूप है। कैलाश पर्वत को जो है वो मृत आत्माओं का आवास और खक्सर को शिव का निवास भी कहा जाता है। बुशहर रियासत की बात करते हैं तो बुशहर के वजीर थे बहादुर सिंह, जिनके द्वारा डोडरा कवार जो क्षेत्र था वहाँ पर कुख्यात छवि थी, और फिर डोडरा कवार विद्रोह भी जो था वो हुआ था। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि डोडरा कवार विद्रोह कब हुआ था और डोडरा कवार विद्रोह किसकी अध्यक्षता में हुआ था। डोडरा कवार विद्रोह जो था वो बहादुर सिंह की अध्यक्षता में हुआ था और 1906 में ये डोडरा कवार विद्रोह जो था वो हुआ था। उस समय वजीर बहादुर सिंह जो था वो हुआ करते थे। बहादुर सिंह ने खुद को इस क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया था, एक प्रयास किया था इस तरह से, और शासन जो प्रमुख शासक वहाँ का होता है उसके खिलाफ विद्रोह भी किया गया था। तो क्वेश्चन क्या पूछेंगे पहला कि डोडरा कवार विद्रोह कब हुआ था, 1906 में हुआ था। डोडरा कवार विद्रोह किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो वजीर बहादुर सिंह की अध्यक्षता में जो था वो हुआ था। तो ये भी यहाँ से नोट कर लिया। आगे बोलते हैं यात्रा को एक धार्मिक पर्व का नाम दिया गया है, जिसमें देवताओं की मोहरों मूर्तियों को सुसज्जित करके रथों में घुमाकर निकाला जाता है। पुरुष और महिलाएं इसके इर्द गिर्द पहले घेरा तथा गाना गाती हैं। ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग विच मुगल रूरल रेन इन कांगड़ा वी नोटिस फॉर द फर्स्ट टाइम एन एवोल्यूशन ऑफ अ न्यू कल्चरल फिनोमिना इन विच ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर मिंगल्ड विद द फिनरी पर्शियन कोर्ट लाइफ। तो बोलते हैं कि इस मुगल शासक के समय में कांगड़ा में पहली बार नई सांस्कृतिक पहचान का ऐसा मिश्रण मिलता है जिसमें पारंपरिक भारतीय संस्कृति तथा फारसी कोर्ट लाइफ अदालती जीवन जो है इसका एक अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। बेसिकली मैं बड़े आसान शब्दों में बताता हूँ आपको क्या पूछ रहे हैं। बोलते हैं कि उस मुगल शासक का नाम आप बता दीजिए यहाँ पर जिसके कार्यकाल के दौरान जो हमारा ट्रेडिशनल इंडिया का कल्चर है एक उसका और जो ये पर्शियन कल्चर होता था इसका एक मिश्रण देखने को मिलता है। तो ये अकबर के कार्यकाल के दौरान हुआ था। ऑब्वियसली आसान सा क्वेश्चन है। अकबर ने बहुत सारा रिफॉर्म भी किए थे। उसने हिंदू मुस्लिम्स को जो है वो एक साथ लाने की कोशिश भी जो था वो की थी। अगर हम देखें अकबर के कार्यकाल के दौरान क्या क्या हुआ था, तो अकबर के कार्यकाल के दौरान जो था वो मनसबदारी सिस्टम जो था वो भी एक आया था। मनसब सिस्टम जो था वो कब आया था, 1571 के करीब जो था ये मनसब सिस्टम आया था। और अकबर के कार्यकाल के दौरान ही हमें देखने को मिलता है कि अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना भी जो था वो की। अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना जो था वो की थी ताकि जो है वो हिंदू और मुस्लिम इन दोनों को एक्सेप्ट किया जाए, इन दोनों के बीच में एक अच्छी कहते हैं दोस्ती बनाई जाए। इस तरह से जो था वो उन्होंने किया था। तो ये 1582 के आसपास की बात है जब दीन ए इलाही इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ये जो रिलीजियस पॉलिसी थी अकबर की दीन ए इलाही ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से आइडिया लग सकता था। आगे बोलते हैं चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इन, यहाँ पर बोलते हैं इन हिमाचल प्रदेश अबाउट 60% ऑफ टोटल कल्टिवेटेड लैंड इज रेन फेड। और दूसरे में बोलते हैं सिरमौर डिस्ट्रिक्ट रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल फॉलोड बाय चंबा, कांगड़ा एंड मंडी। देखो ये क्वेश्चन तो शायद हमने पढ़ा भी है टेस्ट सीरीज या इकोनॉमिक सर्वे में। अगर हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो कितना क्षेत्र जो है वो रेनफेड है, तो वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम रेनफेड एरिया की यहाँ पर बात करते हैं कि कितना क्षेत्र जो है वो रेनफेड है, तो 60% क्षेत्र तो रेनफेड नहीं है। अच्छा, अगर 60% नहीं है तो कितना है वो भी पता होना चाहिए। अबाउट 80% एरिया, 80% एरिया जो है वो रेनफेड एरिया है हिमाचल प्रदेश में। और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट रेनफॉल नहीं होती। कहाँ पर हाईएस्ट रेनफॉल होती है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो हाईएस्ट रेनफॉल जो है वो होती है। कांगड़ा में हाईएस्ट रेनफॉल होती है और कांगड़ा को फॉलो किया जाता है चंबा, सिरमौर और मंडी के द्वारा। कांगड़ा में हाईएस्ट रेनफॉल हो गई। कांगड़ा के बाद आ गया चंबा, चंबा के बाद जो है वो सिरमौर आ गया, सिरमौर के बाद मंडी जो है वो आ गया। तो ये आपने ध्यान रखना है रेनफॉल के बारे में, ठीक है। रेनफॉल का एक पैटर्न हमने पीछे भी देखा था कि हिमाचल प्रदेश में हमें जो 879 मिलीमीटर रेनफॉल जो है वो जून से लेकर सितंबर 2023 तक देखने को मिली। और हिमाचल प्रदेश में हमें अक्टूबर से दिसंबर 2023 तक जो रेनफॉल देखने को मिली वो 45 मिलीमीटर रेनफॉल जो था वो देखने को मिली थी। तो वो रेनफॉल भी आपने ध्यान रखनी है। आगे बोलते हैं अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन फ्रूट प्रोडक्शन। तो 2020-21 का ये डाटा पूछा गया था। पहले तो मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ। इसका हो जाएगा सबसे ज़्यादा जो असेंडिंग ऑर्डर बताना है आपको,
बढ़ते हुए क्रम में आपको ये बताने हैं। तो सबसे ज़्यादा जो फ्रूट प्रोडक्शन होती है वो कहाँ पर होती है, वो शिमला में होती है। शिमला के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो मंडी का जो है वो आता है। मंडी के बाद जो नंबर आता है वो किसका आता है, वो कुल्लू का आता है। कुल्लू के बाद किन्नौर का आता है। तो ये ऑप्शन डी चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला जो है वो इसका सही हो जाएगा। सबसे कम फ्रूट प्रोडक्शन हुई किन्नौर में, उसके बाद कुल्लू में, मंडी में, शिमला में सबसे ज़्यादा हुई। देखो हिमाचल में अगर फ्रूट प्रोडक्शन की हम बात करेंगे ना, तो एप्पल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट जो है वो आ जाता है। एप्पल का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है। एप्पल जितना भी हमारे पास एरिया है ना फ्रूट के तहत, उसमें से 48.92% एरिया तो एप्पल के तहत ही जो है वो आता है। और फ्रूट प्रोडक्शन की बात करते हैं तो जितनी भी फ्रूट प्रोडक्शन होती है उसका 82.53% तो एप्पल ही कॉन्स्टिट्यूट जो है वो करता है फ्रूट प्रोडक्शन में। अगर एप्पल में हम फ्रूट प्रोडक्शन का एरिया देखेंगे कि कितना आता है, तो 2022-23 का जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग 1,15,680 हेक्टेयर एरिया 2022-23 में जो है वो एप्पल के तहत जो है वो आता है। जब 1950-51 में जब हिमाचल का एक एनालिसिस किया गया था हिमाचल बनने के बाद, तो एप्पल का एरिया जो था वो सिर्फ 400 हेक्टेयर जो था वो होता था। 400 हेक्टेयर उस टाइम होता था। उसके बाद बड़ा 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 और 2022-23 में हमें एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा जो है वो राइज देखने को यहाँ पर मिलता है। हाँ, अगर हम ओवरऑल फ्रूट प्रोडक्शन की बात करते हैं तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओवरऑल फ्रूट प्रोडक्शन का आपने ध्यान रखना है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में जो है वो 8.15 लाख टन जो है वो फ्रूट प्रोडक्शन हिमाचल प्रदेश में हुई। 2022-23 में बात कर रहे हैं 2022-23 की, फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात हो रही है। अगर मैं 2023-24 के डाटा की बात करूं जो कि 31 दिसंबर 2023 तक हमारे पास अवेलेबल है, तो हमारे पास 5.84 लाख टन फ्रूट प्रोडक्शन देखने को मिलती है। ठीक है, ये ज़रूर ध्यान रखना जो ओवरऑल हमारे पास फ्रूट प्रोडक्शन है वो कितनी है। आगे बोलते हैं अकॉर्डिंग टू पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे, जिसको PLFS कहा गया 21-22, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन हिमाचल प्रदेश स्टूड एट। तो बोलते हैं कि 21-22 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके अकॉर्डिंग जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है हिमाचल प्रदेश की वो कितनी है, वो है 4%। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में जो है वो आपको पता चल गया कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2021-22 के पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे के अकॉर्डिंग जो है वो कितनी है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट के भी अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो हम बात करते हैं। अब ये तो डाटा पूछा गया है 21-22 का, अभी तक एग्जाम में 2022-23 का डाटा नहीं पूछा गया है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का। तो 2022-23 का अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा ध्यान रखना है। 4.4% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 2022-23 के डाटा के अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है उसका यूजुअल स्टेटस क्या है, तो मेल्स और फीमेल्स में ये अलग अलग स्टेटस देखने को हमें मिलता है। किस तरह से ये स्टेटस हमें देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है कि एक तो हमारे पास रूरल एरिया जो है वो आते हैं, एक रूरल एरिया आते हैं, एक अर्बन एरिया यहाँ पर आते हैं। तो रूरल एरियाज़ में हमें मेल और फीमेल की अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिली। जो रूरल एरिया में हमें मेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिली वो 3.3% देखने को जो है वो मिलती है। और जो रूरल एरिया में हमें फीमेल की अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिलती है वो 3.8% देखने को जो है वो मिलती है। अगर हम अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करते हैं तो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी इम्पॉर्टेंट है। देखो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट में भी मेल और फीमेल की अलग से है। तो अर्बन में आपने ध्यान रखना है 6.3% जो है वो है मेल में 6.3%, और फीमेल में ये 30.6% जो है वो फीमेल में है। तो ये आपने ध्यान रखना है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट का। इसका एक ग्राफ हमारे पास अवेलेबल है, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। वो हम टेस्ट सीरीज ग्रुप में मैं उस ग्राफ को डाल दूँगा, या फिर हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर भी इमेजेस हम इजीली शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी मैं डाल दूँगा, टेलीग्राम का रेगुलर ग्रुप है वहाँ पर भी डाल दूँगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके का ही है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट पास थ्रू हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं इनमें से कौन सी नदी हिमाचल से होकर नहीं बहती। ऑब्वियसली हिमाचल में 5 नदियाँ बहती हैं, झेलम हिमाचल से होकर नहीं बहती। जो 5 नदियाँ हिमाचल में बहती हैं उसमें सतलुज आ जाता है जो कि हिमाचल प्रदेश की लॉन्गेस्ट रिवर है। रावी नदी आ जाता है, रावी के अलावा जो है वो ब्यास आ जाता है, ब्यास के अलावा जो है वो यहाँ पर यमुना नदी बहती है, चेनाब नदी यहाँ पर बहती है। सतलुज नदी का वैदिक नाम जो है वो सतुद्री है, यमुना का वैदिक नाम कालिंदी है, चेनाब का वैदिक नाम अस्किनी है, रावी का पुरुषानी है, ब्यास का अर्जी क्या है। तो ये आप ध्यान रखें कि इनके वैदिक नाम क्या है। लॉन्गेस्ट रिवर जो हिमाचल प्रदेश की है, लॉन्गेस्ट रिवर हिमाचल प्रदेश की जो है वो सतलुज नदी जो है वो आ जाती है। सबसे छोटी नदी जो हिमाचल प्रदेश में बहती है वो यमुना नदी जो है वो स्मॉलेस्ट रिवर हिमाचल प्रदेश में जो है वो बहती है। अगर हम बात करते हैं
इन टर्म ऑफ वॉल्यूम हिमाचल प्रदेश की जो है वो लार्जेस्ट रिवर कौन है? तो लार्जेस्ट रिवर इन टर्म ऑफ वॉल्यूम हमें चेनाब नदी देखने को मिलती है। अगला 47 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द नाटी डांस वॉज लिस्टेड इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एज द लार्जेस्ट फोक डांस इन द वर्ल्ड। तो बोलते हैं कि नाटी को जो है वो गिनीज बुक में जो है वो ऐड किया गया है। बिल्कुल सही बात है, नाटी को जो है वो ऐड किया गया है। आगे बोलते हैं कुल्लू नाटी डांस परफॉर्म ऑन दशहरा एंड डिपिक्ट्स द स्टोरी रिलेटेड टू लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड हिज रासलीला विद गोपीज। ये भी सही बात है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं। 47 का ऑप्शन है सही आंसर हो जाएगा। अभी कुल्लू दशहरा होगा तो आपको ये फिर से देखने को मिलेगा। बोलते हैं इंडियाज फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1951-52 बिगन विद द कास्टिंग ऑफ वोट्स बाय द पीपल ऑफ। तो इंडिया के पहले जो जनरल इलेक्शन हुए थे तो कास्टिंग ऑफ वोट्स सबसे पहले हुई थी चीनी और पांगी में। बर्फ से ये ढक जाते थे क्षेत्र, तो इसलिए वोटिंग यहाँ पर जल्दी करवा दी गई थोड़ी, ये भी रीज़न रहता है। और दूसरा, श्याम शरण नेगी जी का नाम आपने ध्यान रखना है। श्याम शरण नेगी जी जो है वो इम्पोर्टेंट नाम है। उनका नाम क्यों इम्पोर्टेंट है? देखो, श्याम शरण नेगी एक टीचर हुआ करते थे, परंतु इनका नाम जो फेमस हुआ, ये फर्स्ट वोट, ये पहले व्यक्ति थे जिनके द्वारा वोट कास्ट किया गया था 1951 के इलेक्शन में, इसलिए श्याम शरण नेगी का नाम जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इनका देहांत अभी हुआ है कुछ टाइम पहले ही, 5 नवंबर 2022 को 105 साल की एज में इनका देहांत जो था वो हो गया था। ठीक है जी, फर्स्ट वोटर थे ये, 105 साल की एज में इनका देहांत हुआ था। आगे बोलते हैं इन विच ईयर एंड डेट हिमाचल प्रदेश वाज ऑर्गेनाइज्ड एज अ चीफ कमिश्नर प्रोविंस, हाउ मैनी हिली प्रिंसली स्टेट्स वर मर्ज्ड। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन किया गया। यहाँ पर 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। 49 का ऑप्शन है सही आंसर है। 50 में बोलते हैं हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली पास्ट द पंचायती राज एक्ट 1994 विच वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 23 अप्रैल 1994। ये मिशन एलाइड में हमने पढ़ा है कि हिमाचल प्रदेश का जो लेजिस्लेटिव असेंबली एक्ट था वो कब पास हुआ था, तो वो 23 अप्रैल 1954 को ही पास हुआ था। बिल्कुल सही बात है। और बोलते हैं एज पर सेक्शन 97D पंचायती राज एक्ट इन हिमाचल प्रदेश रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट हैज़ बिन प्रोवाइडेड एट विलेज एंड ब्लॉक लेवल। तो ये बात सही नहीं है कि ये जो 97D है ये शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन की बात करता है। देखो 97D हमारे पास है इस एक्ट में, परंतु 97D बात किसकी करता है वो भी तो पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा याद रखना डिफिकल्ट होता है, या फिर इतना डेप्थ में आप पढ़ते भी नहीं हैं, क्योंकि एक रिसर्च नहीं करना होगा तो कमीशन चाहता है कि भाई छोड़ दो इस क्वेश्चन को, नहीं तो फंस जाओगे। इसमें रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की जो है वो बात की गई है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात की गई है, शेड्यूल्ड एरिया में जो रिजर्वेशन होगी उसकी बात इसमें की गई है। ठीक है जी, तो ये गलत हो जाएगा। पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी गलत है। ऑप्शन सी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ये सही आंसर होगा। इंडिया जीके के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। बोलते हैं परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ सार्क इज लोकेटेड इन। तो सार्क का जो परमानेंट सेक्रेटरीट है वो कहाँ पर स्थित है? देखो, सार्क के परमानेंट सेक्रेटरीट की बात की जा रही है तो वो काठमांडू में स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। सार्क की जब भी बात हो तो इसका पूरा नाम है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये इसका पूरा नाम ध्यान रखना है। और सार्क का जो परमानेंट हेडक्वार्टर है वो तो काठमांडू में स्थित है, परंतु इसके बारे में कुछ और भी फैक्ट बन सकते हैं। सार्क का जो चार्टर साइन हुआ था वो ढाका में साइन हुआ था, 8 दिसंबर 1985 को था वो ये साइन हुआ था। पहली बात आपने ये ध्यान रखनी है। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि सार्क में कंट्रीज जो है वो कौन कौन सी आती हैं। देखो, सार्क में 8 कंट्रीज आती हैं। क्या इंडिया इसका मेंबर है? बिल्कुल सही बात है, इंडिया इसका मेंबर है। इंडिया के अलावा इसके मेंबर कौन कौन से? अफगानिस्तान इसका मेंबर आता है, बांग्लादेश इसका मेंबर आता है, भूटान इसका मेंबर आता है। इसके अलावा इंडिया तो है ही है, मालदीव्स भी इसका मेंबर है, नेपाल इसका मेंबर है, पाकिस्तान इसका मेंबर है, श्रीलंका इसका मेंबर है। ठीक है जी, तो ये इंडिया के पड़ोसी जो कंट्रीज हैं वो इसके मेंबर हैं। और इसकी स्थापना की बात हो गई, इसका जो सेक्रेटरीट है वो आपको पता चल गया कि कहाँ पर है। सेक्रेटरीट की बात करें, काठमांडू में जो था वो कब बना था? तो 1987 में इसका सेक्रेटरीट जो था वो काठमांडू में बना था। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट द मेंबर ऑफ बीमस्टेक। तो बीमस्टेक का मेंबर जो है वो इनमें से कौन सी कंट्री नहीं है? हाँ, बीमस्टेक के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम बीमस्टेक की जब भी बात करते हैं तो इसका पूरा नाम पता हो पहले। इसका पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन। इसके जो मेंबर्स आते हैं उसमें देखो इंडोनेशिया सबसे पहले दिया गया है। क्या इंडोनेशिया जो है वो इसमें आता है? तो पहला ही स्टेटमेंट इसका, पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इंडोनेशिया इसका मेंबर नहीं है।
अगर हम बात करते हैं इंडोनेशिया इसका मेंबर नहीं है, कौन इसका मेंबर है? इंडिया इसका मेंबर है। आई से इंडिया इसका मेंबर जो है वो है, आई से एक ही कंट्री है। इसके अलावा थाईलैंड इसका मेंबर है, और थाईलैंड के अलावा भूटान इसका मेंबर है, नेपाल इसका मेंबर है, बांग्लादेश इसका मेंबर है, बांग्लादेश के अलावा जो है वो श्रीलंका इसका मेंबर है, श्रीलंका के अलावा म्यांमार इसका मेंबर है, वो आपने ध्यान रखना है। ये 7 कंट्रीज़ इसकी मेंबर्स हैं। कौन कौन सी? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 35 में, हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिक्स बैंक इज लोकेटेड इन संघाई चाइना, कि जो ब्रिक्स बैंक का हेडक्वार्टर है वो संघाई चाइना में है। बिल्कुल सही बात है, ब्रिक्स बैंक का हेडक्वार्टर संघाई चाइना में ही स्थित है। आगे बोलते हैं सऊदी अरबिया, इजिप्ट, द यूनाइटेड, जो सऊदी अरबिया, इजिप्ट, यूएई, ईरान, इथोपिया ज्वाइन द ब्रिक्स ग्रुप इन 2023, कि इनके द्वारा ब्रिक्स को 2023 में ज्वाइन किया गया था। बिल्कुल सही बात है, इनके द्वारा ब्रिक्स को जो था वो 2023 में ही ज्वाइन किया गया था। 35 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो ब्रिक्स की नई कंट्रीज आपको पता चल गई। ब्रिक्स की स्थापना लगभग 2009 के आसपास जो था वो हुई थी, और ब्रिक्स जो समिट 2024 में हो रही है वो रशिया के कजान में हो रही है, वो आपने ध्यान रखना है। रशिया के कजान में जो है ये समिट हो रही है। अक्टूबर महीने में ये समिट होगी, 22 से 24 अक्टूबर के बीच में, और 16वें नंबर की 16th ब्रिक्स समिट ये होगी जो कि कजान में ये होगी 22 से 24 अक्टूबर के बीच में। आगे बेल्ट रोड इनिशिएटिव के बारे में जो है वो पूछा गया है 36 नंबर क्वेश्चन में। तो बोलते हैं यहाँ पर बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जिसको BRI कहा गया, प्रोजेक्ट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज 21st सेंचुरी सिल्क रोड मेड अप ऑफ अ बेल्ट ऑफ ओवरलैंड कॉरिडोर मैरीटाइम रोड ऑफ शिपमेंट। तो ये बिल्कुल सही बात है, BRI उसी को कहेंगे, एक सिल्क रूट की तरह है जिसमें जो है वो हर एक चीज़ को इन्वॉल्व किया गया है, चाहे वो शिपिंग हो गया, चाहे वो मैरीटाइम से रिलेटेड हो गया, कॉरिडोर रोड, सब चीज़ों को इन्वॉल्व किया गया है। बोलते हैं चाइनाज मैरीटाइम सिल्क रोड आल्सो पुशेस इट्स स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस एट सी, कि वो सी में चाइना का जो ये जो BRI है ये सी में भी जो है वो अपनी जो है वो जड़ें फैला रहा है एक तरह से। तो ये भी सही बात है। 36 नंबर क्वेश्चन का बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इंडियाज फेडरल पॉलिटी, तो इंडिया की फेडरल पॉलिटी के बारे में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन को फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग जो है वो 2 ऑप्शंस में जो है वो डिवाइड किया गया है। अगर हम बात करते हैं कि ये दो ऑप्शंस जो है वो कौन कौन से हैं, तो ऑप्शन ए को भी प्रायोरिटी दी गई है और ऑप्शन बी को भी दी गई है। यहाँ पर नॉट ट्रू अबाउट फेडरल मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ये जो है वो नॉट ट्रू है, और देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये नॉट ट्रू है इंडिया की फेडरल पॉलिसी के बारे में। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस पास्ड द रेजोल्यूशन डिक्लेयरिंग पूर्णा स्वराज टू बी कांग्रेस ऑब्जेक्टिव इन 1927, कि जो लाहौर का 1927 में लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का उद्देश्य घोषित करने का एक प्रस्ताव पारित किया गया था। अगले हम बोलते हैं द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1922 विद दांडी मार्च, की जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था 1922 में दांडी मार्च से शुरू हुआ था। अगर हम 38 की बात करते हैं तो 38 का ऑप्शन बी सही आंसर होगा। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। देखो ये जो लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस था, यहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास किया गया था पूर्ण स्वराज का, और ये ऑब्जेक्टिव 1927 की ये बात है। सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट बात करते हैं कि ये 1922 में दांडी मार्च से स्टार्ट होता है। अरे नहीं, दांडी मार्च तो बात की बात है, 1930 की बात है। ये कहाँ से आ गया दांडी मार्च 1922 में, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये जो परमानेंट सेटलमेंट थी ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में 1793 में इंट्रोड्यूस की गई थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। 40 में बोलते हैं क्लॉडिया गोल्डिन रिसीव्ड द नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस टू वर्क, तो देखो पहले तो नोबेल जो प्राइज़ मिला है इकोनॉमिक्स में वो मिला है क्लॉडिया गोल्डिन को, वो ध्यान रखना है क्यों मिला है। इन्होंने काम किया है वुमेन को लेकर, वुमेन हिस्टोरिकल एंड कंटेम्प्रेरी रोल इन लेबर मार्केट, इसको लेकर इन्होंने काम किया है और इसको लेकर ही इन्हें ये अवार्ड जो है वो मिला है। तो 40 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इंग्लिश के क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में बोलते हैं जेबियर फेल डैश द चेयर, तो जेबियर फेल सी होगा ऑफ OFF ऑफ द चेयर। वन शुड डू डैश ड्यूटी, तो वन शुड डू वंस ड्यूटी होगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। अजयज फर्स्ट लेक्चर इन द क्लास वॉज फियास्को, तो फियास्को यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर जो है वो बोला है जो अंडरलाइन वर्ड किया गया है उसका अपोजिट मीनिंग जो है वो बताना है। तो फियास्को का अपोजिट मीनिंग होगा सक्सेस, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे भी कंपैशन पूछा गया है, तो कंपैशन अंडरलाइन किया गया है। व्हाट पीपल लैक इन द करंट टाइम इज कंपैशन, कंपैशन का मतलब क्या हुआ, इसका अपोजिट मीनिंग आपको बताना है। तो 14 का ऑप्शन डी इनडिफरेंस जो है वो इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा।
आगे बोलते हैं रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड चूज द पार्ट विच हैज़ एरर। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, इनमें से एरर आपको बताना है। तो द फ्रॉड केसेस हैव बीन, ये जो है वो क्या है, यहाँ पर एरर यहाँ पर इस लाइन में है, द फ्रॉड केसेस हैव बीन। आगे बोलते हैं, आगे भी यही करना है आपको, फिर से एरर बताना है। तो इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री वाज नॉट, ये जो है वो एरर हो जाएगा। एक बार पॉज करके पढ़ भी सकते हैं क्वेश्चंस को। आगे बोलते हैं मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर इज कंसीडर्ड टू बी डैश विच क्योर्स ऑल डिसीजेज। तो मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर इज कंसीडर्ड टू बी, 17 का जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, पेनेसिया। पेनेसिया मतलब रामबाण। विच क्योर्स ऑल डिजीज। वन हु इज़ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, उसको क्या कहते हैं? तो जो ग्रेट लवर ऑफ बुक्स होता है उसको बिब्लियोफाइल कहा जाता है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे ईडीएम फ्रेसेस दिए गए हैं, इनका मीनिंग बताना है। बोलते हैं हेरकुलियन टास्क का मतलब क्या होता है? हेरकुलियन टास्क का मतलब होता है वेरी डिफिकल्ट, ऑप्शन डी सही आंसर है। फेयर एंड स्क्वेयर का क्या मतलब होता है? फेयर एंड स्क्वेयर का मतलब होता है अपराइट, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे हिंदी का क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। हिंदी के क्वेश्चन बोलते हैं किस विकल्प के सभी शब्द पर्याय के रूप में उपयोग में लाए जा सकते हैं। तो मतलब एक जैसे मतलब कौन सा अरेंजमेंट ऐसी की गई है जहाँ पर एक सारे मतलब हैं सेंटेंस के। तो बोलते हैं 21 का जो है वो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। सदन को निलय भी कहते हैं, निकेतन भी कहते हैं, मंदिर भी कहते हैं, धाम भी कहते हैं, तो ये सही होगा। आगे बोलते हैं वाक्यों के रेखांकित पदों और कारकों के निम्नलिखित युग्मों में से उपयुक्त है। तो बोलते हैं करण, यानी कि बनारस से आ रही है, यह गाड़ी बनारस से आ रही है, क्या यहाँ पर करण है? तो इसमें जो बिल्कुल एग्जैक्टली दिया गया है वो पहला तो नहीं है, दूसरा भी नहीं है, चौथा भी नहीं, तीसरा इसमें बिल्कुल सही दिया गया है, 22 का ऑप्शन सी। रचना अपने मित्र को उपहार भेजेगी, इसमें कर्म कारक है, ये जो है वो उपयुक्त दिया गया है। तो यहाँ पर वही पूछा गया था वाक्यों में रेखांकित पदों, रेखांकित जो किए गए हैं उसमें कारक आपको बताना है। कारकों के निम्नलिखित युगों की पहचान कीजिए, उपयुक्त है, तो ये ऑप्शन सी 22 का सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं सचिन आता होगा वाक्य का काल है। तो सचिन आता होगा वाक्य का काल है संदिग्ध वर्तमान काल, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं निम्नलिखित में से निश्चित संख्यावाचक विशेषण का भेद नहीं है। तो इसमें से जो है वो 24 का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, परिमाण बोधक सही आंसर है। आगे बोलते हैं माँ आ जाती तो मैं चलता। इस वाक्य में एक किस तरह का वाक्य जो है ये है, तो 25 ऑप्शन सी मिश्र वाक्य जो है ये आ जाता है, तो मैं चलता मतलब मिश्र वाक्य है। समलोचन में है, तो समलोचन में क्या है? समलोचन में ध्यान रखना है 2 उपसर्ग 1 प्रत्यय में होता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। व्याकरण की दृष्टि से उपयुक्त वाक्य है, तो व्याकरण की दृष्टि से जो उपयुक्त वाक्य है वो है मैं गुरुजन को नित्य प्रणाम करता हूँ, ये उपयुक्त वाक्य है। आगे बोलते हैं कर रहा हूँ ना, इस वाक्य में न अव्यय है, तो कर रहा हूँ ना मैं, इसमें न अव्यय है, निश्चय के अर्थ में, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता थे, आपका जन्म पोरबंदर में हुआ था। उपयुक्त वाक्य, उपयुक्त उदाहरण में आया सर्वनाम आपको बताना है कि आप है, सर्वनाम आप किस तरह का है? तो आप जो है यहाँ पर 29 का ऑप्शन सी अन्य पुरुष जो है वो आ जाएगा। उसी तरह 30 में बोलते हैं किस वाक्य में साथ शब्द का संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर जो साथ शब्द का संज्ञा के रूप में उपयोग हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? वो मुसीबत में अपने भी साथ नहीं देते, यहाँ पर संज्ञा का रूप हुआ है, साथ का जो है वो संज्ञा के रूप में उपयोग हुआ है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से अवेल कर सकते हैं। दूसरा, हमें जो आप ज्वाइन करेंगे ना टेलीग्राम पर, वहाँ पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ही आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, और टेस्ट शीट ज्वाइन करेंगे तो टेस्ट शीट का ग्रुप उसके बाद ज़रूर ज्वाइन कर लेना। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली।